हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, मानव का जनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब यहाँ पे देखो, कुछ हालांकि एनसीईआरटी से मैं थोड़ा सा कम ले रही हूँ क्योंकि उसमें इतना डिटेल में नहीं है। रेफरेंस बुक से इस चैप्टर को आपका स्टार्ट किया है। अब इसमें देखो, सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात है कि जो ह्यूमन है वो विविपेरस होता है, यानी कि सजीव प्रजक, अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करते हैं। आपने 11 में पढ़े थे कि दो तरीके के होते हैं कॉर्डेट्स। कुछ अंडे देते हैं तो उन्हें अपन अंड प्रजक या ओवीपेरस कहते हैं, और जो बच्चे देते हैं उन्हें अपन सजीव प्रजक और या फिर विविपेरस कहते हैं। तो सबसे पहली बात, ह्यूमन जो है वो होते हैं विविपेरस। फिर उसके बाद में ह्यूमन की अगर अपन बात करते हैं तो इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इसका मतलब होता है कि दोनों नर और मादा उनको आप उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर आसानी से पहचान सकते हो। तो इसे अपन बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता। फिर उसके बाद में अपन इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं तो मेल अलग है, फीमेल अलग है, लेकिन इनमें विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, और इन अंगों को जो है अपन क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले होते हैं प्राथमिक, जिन्हें प्राइमरी, यानी कि जिनसे युग्मक बनेंगे। जैसे मेल है तो उसमें होता है वृषण, और फीमेल होती है तो उसमें होती है ओवरी। उसके बाद में जो उसका सेकंड पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सहायक अंग या एसेसरी ऑर्गन, जो कि इसके जो भी काम है उस काम में हेल्प करते हैं। अब जैसे मेल है तो मेल में आपके एपिडाइडमिस यानी कि अधिवृषण हो गया, फिर उसके बाद में शुक्रवाहिनी हो गई, शुक्राशय हो गए। तो ये कुछ जो अंग हैं जो इसमें सहायता करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सहायक अंग। और अगर फीमेल में देखें तो यहाँ पर अंडवाहिनी होती है, गर्भाशय होते हैं, तो इस तरीके से। फिर जो तीसरा भाग है वो तीसरा भाग क्या कहलाता है, ग्रंथियां। तो इनमें क्योंकि विशेष प्रकार के हार्मोन उत्पन्न होते हैं इसलिए इसमें विशेष प्रकार की ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। और इसके लिए अगर अपन मेल की बात करें तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि, तो ये ग्रंथियां होती है। मेल फीमेल की बात करें तो यहाँ पर भी जो है आपको ग्रंथियां मिलेंगी। अब जिसमें बार्थोलिन ग्रंथि है या स्तन ग्रंथि को भी इसी में इंक्लूड किया गया है। तो ओवरी अपने आप में विशेष प्रकार के हार्मोन निकालती है। तो ये तीसरे हो गए जिनको कि अपन जनन ग्रंथियां कहते हैं। अब अपन इसकी अगर उत्पत्ति देखें तो यहाँ पर हमारे पास में जो ये अंग हैं, इन अंगों को उत्पन्न करने के लिए विशेष प्रकार की ग्रंथियां या जिनको आप अंग कह सकते हो। तो अगर अपन फीमेल की बात करें तो ये कई बार क्वेश्चन आता है, तो फीमेल जो ऑर्गन है उनका डेवलपमेंट होता है मुलेरियन ट्यूब से, और जो नर होते हैं उसमें जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट किससे होता है, वॉल्फियन ट्यूब से। तो ये भी एक डिफरेंस कई बार पूछा जाता है। अब अपन सबसे पहले इसमें स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखो, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र में सबसे प्राथमिक जो अंग है उसे हम बोलते हैं वृषण या टेस्टिस, और अगर नॉर्मल हम कहें तो हम इसको गोनेड या जनद भी कहते हैं। उसके बाद में अगर सहायक जननांग की बात करें, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसमें आता है वृषण कोश, स्कॉट्रल सैक, अधिवृषण जिसे एपिडाइडमिस कहते हैं, शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस, सिसन, पेनिस। और अगर ग्रंथियों की बात करते हैं तो हमारे पास में प्रोस्टेट, काउपर्स और शुक्राशय। तो ये हमारे पास में 3 चीजें हो गई जिनके आधार पे अपने को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट करना है। अब देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं वृषण। अब वृषण क्या है,
तो जो मनुष्य है उसके मेल में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो अधिकतर अंडाकार होते हैं। अगर हम इसका कलर देखें तो गुलाबी कलर, पिंक कलर होता है और इसकी स्थिति जो है दोनों टांगों के मध्य में होती है और इसके चारों तरफ एक बहुत मोटा सा त्वचा पाई जाती है जिसे सबक्यूटेनियस है और इसको अपन डॉर्टोस पेशियां भी कहते हैं। फिर इसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है और उस आवरण को हम बोलते हैं स्क्रोटम और ये जो स्क्रोटम है वो इसकी सुरक्षा करता है और यहीं से एक पतली सी नलिका निकलती है जिसे अपन वृषण नाल या इंग्विनल कैनाल भी कहते हैं और इन्हीं के पास में एक कॉर्ड पतली सी पाई जाती है जिसके सहारे से ये सीधा खड़ा रहता है जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि वृषण के चारों तरफ होती है। अब यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बता रही हूँ कि जो वृषण है उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है। उसकी उत्पत्ति होती है उदर नाल में, अंदर की तरफ होती है, एब्डोमेन कैविटी में होती है और जब भ्रूण अवस्था में होते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद, लगभग 3 या 4 महीने बाद ये जो है शरीर से बाहर आ जाते हैं और उसका मुख्य कारण यही है कि जो शुक्राणु बनते हैं वो शुक्राणु की उत्पत्ति के लिए या उसके विकास के लिए एक टेम्परेचर जो उदर गुहा का होता है वो ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में इसके स्पर्म्स मर सकते हैं, इसलिए ये शरीर से बाहर होते हैं तापमान नियंत्रण के लिए। और कुछ ऐसे लोग बाग होते हैं जिनमें ये नहीं होती है और शरीर के अंदर ही होते हैं, तो उसमें शुक्राणु तो बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, लेकिन वो शरीर की टेम्परेचर अधिक होने के कारण वहीं मर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक विशेष प्रकार का रोग होता है जिसमें कि शुक्राणु पैदा होते ही तापमान के कारण नष्ट हो जाते हैं और इस रोग को हम बोलते हैं गोपिक वृषणता या एक और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं क्रिप्टोक्रिटिज्म। तो ये कई बार पूछा जाता है तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में एक इसमें और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो वृषण है ये वृषण कोश में एक विशेष तंतुओं द्वारा जुड़े रहते हैं जिसे हम बोलते हैं गुबर्निकुलम। ये आपके एनसीईआरटी और कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कर लो। अब देखो अपन इस देख रहे हैं वृषण की संरचना। सबसे पहले इसकी थोड़ी शेप साइज देख लेते हैं। तो शेप में तो ये अंडाकार या ओवल शेप में होता है और अगर साइज देखें तो 4 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, 2.5 सेंटीमीटर ये लंबा होता है और 10 से 15 ग्राम इसका वेट होता है। फिर इसके बाद में इसके चारों तरफ एक आपको ये दिख रही है मोटा सा आवरण होता है और इस आवरण में 2 यहाँ पे आपको परत या लेयर दिखाई देती हैं जिसमें बाहर वाली को हम बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस और जो अंदर वाली है जो कि है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ये जो है एल्बुजिनिया तो 2 यहाँ पर हो गई, तो दोनों के बीच में ये जो परत है ये परत जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर की तरफ धसी हुई होती है, क्रिस्टी का निर्माण करती है, ऐसे ही यहाँ पर भी ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये अंदर की तरफ धस जाती है। और फिर यहाँ आप देखो कि यहाँ पे आपको कुछ जो है लोब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं या इनको अपन पिंड बोलते हैं, काले कलर के दिखाई दे रहे हैं। तो एक वृषण में लगभग 250 से 300 ये पिंडक या लोब्यूल पाए जाते हैं और फिर इसके अंदर आपको 2 या 3 कुछ ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है और इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं शुक्रजनक नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ जो है आपको एंडोक्राइन सेल्स भी मिलेंगे, अंतःस्रावी कोशिकाएं मिलेंगी, ब्लड सेल्स मिलेंगे, कुछ नर्व सेल्स मिलेंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। अब इस वृषण में सबसे इम्पोर्टेंट है ये शुक्रजनक नलिका या जिसे हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स और कई बार इसका डिटेल में क्वेश्चन भी आता है। ये देखो जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है इसकी
अनुप्रस्थ काट है। यहाँ पे आपको गोल सी संरचना दिखाई दे रही है और इसके चारों तरफ भी 2 आवरण पाए जाते हैं। जो बाहर वाला आवरण होता है उसे बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपीजिया और जो अंदर वाला होता है उसे बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम या जनन उपकला। ये जो है इसके बाहर की तरफ आपको कुछ सेल्स दिखाई दे रही हैं। इन सेल्स को बोलते हैं लैडिंग सेल्स या फिर अंतराली कोशिकाएं भी इनको बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनसे ही नर हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। यहाँ देखो लिखा भी है टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस, तो इनसे ये बनते हैं। और ये जो हार्मोन है ये हार्मोन इम्पॉर्टेंट है, जो मेल है उसके द्वितीयक लक्षण या सेकेंडरी लक्षणों के विकास के लिए। उसके बाद में जो यहाँ पर आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं, तो इन सेल्स के अंदर अगर अपन ये जो सेमिनिफरस ट्यूबल्स है इसके अंदर देखें तो यहाँ पे 2 तरीके की कोशिकाएं आपको दिखाई देंगी। एक तो कोशिकाएं हैं जिनको अपन बोलते हैं शुक्राणु जनीय कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। जैसे यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी आपको दे रखा है। ये सेल्स हैं जो कि विभाजित होकर किसका निर्माण करेंगे, शुक्राणु का। और जो दूसरी यहाँ इंपॉर्टेंट सेल्स है वो सेल्स कौन सी है, वो है सर्टोली सेल। अब ये जो सेल है, अभी अपन ने जब परागकण की संरचना पढ़ी थी तब उसमें अपन ने देखा था कि विशेष प्रकार की टेपिटम होती है, वैसे वो सारा पोषण और सारा काम करती है हार्मोन। तो उसी तरीके से ये सर्टोली सेल्स होती हैं जो कि शुक्राणु का पोषण करने में सहायक होती है। इन्हें इसलिए अपन धात्री कोशिकाएं या नर सेल्स भी कहते हैं। और इनकी जो नंबर है, संख्या है, वो स्पर्मेटोगोनिया से कम होती है, लेकिन इनका आकार बड़ा होता है और ये सुरक्षा तो देती हैं, उसके साथ में सपोर्ट भी करती हैं इसका और न्यूट्रिशन भी देती हैं। और कोई भी अगर किसी प्रकार के अपघटन हो जाता है तो उसको भी खाकर ये समाप्त करती हैं। इसके अलावा इससे एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, विशेष प्रकार का प्रोटीन निकाला जाता है जिसे इनहिबिन प्रोटीन कहते हैं। और ये जो प्रोटीन हार्मोन है ये एफएसएच के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कर लेना। इसकी जो संरचना है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि 2 तरीके की सेल्स होती हैं। एक सेल शुक्राणु बनाएगी और दूसरा उसको पोषण देगी। अब देखो वृषण के अंदर ही तुम्हें कुछ एक नेट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे रेटे टेस्टिस लिखा हुआ है। ये वैसे नाम भी इसको रेटे टेस्टिस ही बोलेंगे। तो ये जितनी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हैं इनसे जितनी भी ट्यूब्स निकल रही हैं, क्योंकि इनकी एक वृषण में संख्या होती है 250 से 300 और एक लोब में लगभग 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती हैं। तो ये मान लीजिए कि 800 से 900 ट्यूब्स यहाँ पर बनती हैं और ये सारी ट्यूब्स आपस में इकट्ठा होके एक जाल बनाती हैं। तो उस जाल को हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। और ये जो जालक है इसके बाद में अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो तो सबसे पहले रेटे टेस्टिस है, फिर उसके बाद में ये जो जाल है ये जाल से आपको 3-4 ये मान के चलिए ऐसी ट्यूब्स ही दिखाई दे रही हैं और इनकी संख्या होती है लगभग 15 से 20। ये सारी ट्यूब्स नेट बना के ये प्रवेश करती हैं एपिडाइडमस में। तो इन जो नलिकाएं हैं इन नलिकाओं को हम बोलते हैं शुक्रवाहिकाएं या अपवाही वाहिकाएं या एक नाम है वासा इफ्रेंसिया। तो इसलिए जो है ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अब देखो अपन दूसरे अंग की संरचना देख रहे हैं। सबसे पहले वृषण हो गया। अब इसके बाद में आपको ये येलो सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं अधिवृषण या एपिडाइडमस। और ये आपको वृषण के इस तरफ पूरी तरफ दिखाई दे रहा है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला भाग है, अब चाहे संरचना के आधार पे देख लो, अगर अपने वैसे देखें इसकी लंबाई तो ये 6 मीटर लंबी बहुत ज्यादा कुंडलित नलिका के रूप में दिखाई देता है। लेकिन
फिर भी ये 3 भागों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे ऊपर वाला जो भाग है, जो थोड़ा सा बड़ा सा है, जिसमें सारी की सारी नलिकाएं प्रवेश कर रही हैं, इसे बोलते हैं कैपिट या शीर्ष भाग। फिर उसके बाद में जो बीच वाला भाग है, इसे हम बोलते हैं कॉर्पस, थोड़ा सा पतला है। और फिर सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉडा। तो यहाँ पर केवल इसकी संरचना के आधार पे ये है, और इसका मुख्य कार्य यही है कि इसमें सारे के सारे जो शुक्राणु हैं वो बनके यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। जो अगला है वो है शुक्रवाहिनी, या जिसे हम बोलते हैं वास डिफरेंसिया। अब ये जो वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस लगभग वो एक पतली नलिका के रूप में है, और इसकी लंबाई लगभग होती है 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर होती है। और अधिवृषण की तुलना में बिल्कुल लंबी पतली, आपको वैसे दिख भी रही है, लंबी पतली नलिका के रूप में है। और इसके अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथीलियम या कूट स्तरीय स्तंभी उपकला। और इसी के कारण जो शुक्राणु हैं वो आसानी से यहाँ गमन या मूव कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि इस ट्यूब को हटा के अगर हम रबड़ की ट्यूब लगा दिया जाए तो क्या होगा, तो उसमें जो है शुक्राणु मूव नहीं करेगा, गमन नहीं करेगा। उसके अलावा इसमें से कुछ तरल पदार्थ भी निकलते हैं जो शुक्राणु के उसमें गमन में सहायक होते हैं। ये जो शुक्रवाहिनी है ये अधिवृषण से चालू होती है, और जो वृक्षण नाल थी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, इंगुइनल नाल कैनाल, उसके साथ मिलकर ये कहाँ तक पहुंचती है, शुक्राशय तक पहुंचती है। और शुक्राशय तक पहुंचने के बाद में ये जो शुक्रवाहिनी होती है, ये आगे जाके इसका थोड़ा सा जो एंडिंग पार्ट है वो फूला हुआ होता है, जो आपको डायग्राम में यहाँ दिख भी रहा है, जिसे हम बोलते हैं एम्पुला या तुम्बिका। और ये जो है इसके अंदर इकट्ठे रहते हैं शुक्राणु, और इसी के साथ में देखो नीचे आपको शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल दिखाई दे रही है। तो ये दोनों मिलकर, इधर से तो एम्पुला और इधर से सेमिनल वेसिकल, दोनों मिलके एक ट्यूब का निर्माण करती हैं, और इस ट्यूब को हम बोलते हैं एजुकेटरी डक्ट। और यही उस समय खुलती है जबकि निषेचन क्रिया होनी होती है। तो इसलिए जो है इसके बाद में ये किससे जाके मिल जाती है, ये यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग में जाकर खुल जाती है। अब देखो इसके लास्ट में जो एक और ऑर्गन है वो कहलाता है मूत्र मार्ग या यूरिथ्रा। अब दोनों जो नलिकाएं वो मिल जाती हैं, मिलने के बाद में इस मूत्र मार्ग या यूरोजेनेटल डक्ट का निर्माण करती है, जिसे अपन यूरिथ्रा बोलते हैं। और इसकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होती है, और ये मूत्र जनन के सहायता से ही शुक्राणु, जो जनन छिद्र होता है उसी की सहायता से ये शुक्राणु का निष्कासन करती है। तो ये कुछ जो अंग है वो अंग आज आपके कंप्लीट हो गए। फिर अब कुछ ग्रंथियां बची हैं, उनको मैं कल करवाऊंगी। ओके। अब देखो इसके बाद में जो तीसरा पार्ट है वो क्या है, सहायक जनक ग्रंथियां। अब ये जो सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, इसमें मैंने पहले भी आपको बताई 3 ग्रंथियां हैं। सबसे पहली जो है वो कौन सी है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो आपको डायग्राम में भी दिख रही है, जो शुक्रवाहिनी के आसपास होती है, और ये जो है सफेद रंग की, और इसमें बहुत सारे लोब्यूल्स या छोटी छोटी से पालियां जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो वीर्य होता है, जो सीमन होता है, उस सीमन का ये 25 से 30% भाग बनाती हैं। अब आपसे पूछा जाए वीर्य क्या होता है, तो वीर्य में आप शुक्राणु प्लस उसके साथ जो और भी तरल पदार्थ हैं उन सबको मिला के जो संरचना बनती है उसे हम सीमन या वीर्य कहते हैं। तो उसका 25% भाग कौन बनाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि। और इसके अंदर विशेष प्रकार के तरल होते हैं, उसमें फॉस्फेटेज होता है, साइट्रेट होता है, लाइसोजाइम होता है, फाइब्रोनोलाइसिन होता है, स्पर्मिन होता है। तो ये कुछ पदार्थ होते हैं जिनकी सहायता से शुक्राणु एक तो एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, दूसरा ये वीर्य के स्कंदन यानी उसके क्लॉटिंग को रोकते हैं।
और ये जो पदार्थ है ये थोड़ा सा क्षारीय होता है, थोड़ा सा बेसिक होता है। और इसके अलावा कि इसकी जो भी शुक्राणु है उसकी सक्रियता बढ़ाने से ये आसानी से मूव करता है। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे इसका आकार भी बढ़ता है, और कई लोगों में इसके आकार बढ़ने से जो मूत्र मार्ग होता है वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो यूरिन में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर दूसरा जो पार्ट है या दूसरा जो ग्रंथि है वो कौन सी है, शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल। और ये जो सेमिनल वेसिकल है ये अभी जैसे मैंने बताया कि 25 से 30% वीर्य का निर्माण प्रोस्टेट करती है, तो ये लगभग 60% चीज जो है वीर्य के निर्माण में सहायक होती है। ये भी अभी आपको दिख भी रही है डायग्राम में, ऐसी थैली जैसी संरचना है। और ये जो मतलब जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं दोनों तरफ, और इनमें भी विशेष प्रकार का एक येलो कलर का पदार्थ पाया जाता है, और ये भी जो है शुक्राणु के उसमें सहायक होते हैं। इसमें देखो जो विशेष पदार्थ होते हैं वो क्या है, फ्रक्टोज है, शर्करा, और प्रोस्टाग्लैंडिस है, प्रोटीन है। तो ये जो है सबसे ज्यादा तो चीज क्या है कि यहाँ पे फ्रक्टोज जो है शर्करा केवल यहीं पे पाई जाती है, और ये ऊर्जा देने का कार्य यहाँ पर करती है। ये भी क्षारीय प्रकृति का होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि एक तो ये शुक्राणुओं की रक्षा करता है, दूसरा ये जो निषेचन के समय जो अम्लीयता है उस अम्लीयता को भी समाप्त करने का कार्य करता है, इसलिए ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जो थर्ड है वो है काउपर्स या बाल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ये ग्रंथि भी है जो कि मूत्र मार्ग के दोनों तरफ होती है। ये भी छोटी सी ओवल शेप की आपको स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रही है, और ये भी जो कॉपुलेशन क्रिया में सहायता करती है। इससे भी एक थोड़ा सा थिक चिपचिपा सा बेसिक पदार्थ निकलता है, तरल पदार्थ निकलता है, जो यूरिनरी को जो मार्ग है उसको चिकना बनाता है, और जो मूत्र मार्ग है उसको उसकी अम्लीयता को समाप्त करता है। क्योंकि जो नर होता है उस नर में मूत्र मार्ग और शुक्राणु दोनों ही एक होते हैं, इसलिए ये यहाँ पर आवश्यक होता है ताकि ये थोड़े से इसको सुगमता प्रदान कर सके। तो ये यहाँ पे खत्म हो गया। फिर अब थोड़ा सा ये पार्ट बचा है वो मैं कल कराऊंगी।